Welcome, my dear students. From today, we'll be starting a series of Maharashtra CET previous year questions. Or in each session, we'll be discussing some good previous year questions of Maharashtra CET of various topics. So let us start the session. You can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CAD-SAT MBA. The first question of the day is from Maharashtra CET 2021 examination. There are two vessels A and B. Vessels A and B contain the mixture of milk, mango juice and water in the ratio of 8:5:3 and 6:5:2 respectively. If both the vessels are mixed respectively in the ratio of 16:13 into another vessel C, then the total quantity of mango juice in vessel C will be 20 liters. So we have to find the difference between quantity of milk and water in vessel C. For every question, pause the video, try to solve it and then watch the solution. Okay? And all these questions in today's session are, most of them are very good questions. So they will take time. So give them time as well. Okay. So first vessel A has ratio of milk, mango juice को short में MJ लिख देते हैं, और water. और क्या ratio given है? Ratio is 8:5:3. And in second vessel the ratio is 6:5:2. 8 plus 5 plus 3, this is total 16 units. And second में 6 plus 5 plus 2, this is total 11 plus 2, 13 units. और अगर हमें कंपेरेबल बनाना है वेसल्स के रेशियो को, मिल्क, मैंगो जूस और वाटर का, तो सबसे पहले तो वेसल्स का वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा. इज दैट इट? सो अभी तो इक्वल नहीं है, 16 यूनिट से पहले का, दूसरे का 13 यूनिट्स है, तो फर्स्ट वाले में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सारे के सारे रेशियोज में हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है? अब वॉल्यूम्स इक्वल हो गए, यानी कंपेरेबल हो गए. ठीक है, नाउ द वॉल्यूम्स आर इक्वल. बट क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि वॉल्यूम इक्वल रखना है. क्वेश्चन कह रहा है बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 16:13, यानी कि फर्स्ट वाले को 16 यूनिट्स लेना है और सेकंड वाले को 13 यूनिट्स लेना है. तो हम इक्वल तो कर चुके हैं, अब 16 यूनिट्स लेंगे पहले वाले को और सेकंड वाले को लेंगे 13 यूनिट्स. इज दैट क्लियर? और ये हो गया कैंसिल आउट. अल्टीमेटली दीज गेट कैंसिल आउट. ठीक है, या तो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, बट मल्टीप्लाई क्यों करोगे? मल्टीप्लाई करने से पहले हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर लिया, सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई. अगर नहीं कैंसिल आउट होती, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 16 की बजाय 32 होता तो 2 रह जाता, तो उसको मल्टीप्लाई करते, बट सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो अब स्ट्रेट अब हम ऐड कर सकते हैं. नाउ वी नो कि अगर हम 16:13 के रेशियो में ऐड करेंगे तो चीज़ें स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएंगी. 8 + 6 14 यूनिट्स, 5 + 5 10 यूनिट्स एंड 3 + 2 5 यूनिट्स. नाउ दिस इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क, मैंगो जूस एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर सी, फाइनल वेसल सी में. And we've been given that mango juice is 20 liters. तो 10 units की वैल्यू क्या है? 20 liters है. तो 1 unit is equal to 2 liters. क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर. मिल्क है 14 यूनिट्स और वाटर है 5 यूनिट्स, तो डिफरेंस आ रहा है कितना? 14 - 5, यानी कि 9 यूनिट्स का डिफरेंस है. और 1 यूनिट है 2 लीटर्स का, तो 9 × 2 यानी कि 18 लीटर्स विल बी अवर आंसर इन दिस केस. ऑप्शन सी. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Marked price of two articles P and Q are in the ratio of 7:9. At the time of selling, shopkeeper gives discount of D% on article P and D plus 5% on article Q and made a profit of 25% in each article. So P and Q for both of these, marked price क्या है? Marked price का ratio है 7:9 का. At the time of selling, shopkeeper ने डिस्काउंट दिया है D% का P पे एंड D plus 5% का Q पे. एंड देन शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ईच आर्टिकल. दोनों ही आर्टिकल्स पे जो प्रॉफिट बना है वो सेम बना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज सेम, दैट इज 25% ओनली. एंड देन वी बीन गिवन कॉस्ट प्राइस का रेशियो, दैट इज 112:135. Isn't it so? Now tell me one thing, अगर CP का रेशियो है 112:135 और प्रॉफिट दोनों पे 25% है, ठीक है, प्रॉफिट दोनों पे सेम है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? सेलिंग प्राइस पहले वाले का हो जाएगा 112 × 5/4,
बिकॉज प्रॉफिट इज 25% यानी कि 1/4, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस विल बी 5/4 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, इजंट इट सो? और सेकंड वाले पे भी यही बनेगा 135 इंटू 5/4। तो जब रेशियो लेंगे तो क्या है 5/4 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो भी 112:135 ही आएगा। अगर दोनों पे प्रॉफिट परसेंटेज सेम है तो जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वही सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये चीज स्ट्रेट अवे एग्जाम में हमें क्लियर होना चाहिए। अगर प्रॉफिट परसेंटेज दो चीजों में सेम है तो जो उनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वही सेम उनका सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा। हमें कोई भी एक रेशियो गिवन होगा तो दूसरा रेशियो हमें पता है वो भी सेम ही होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर ऑन बोथ आर्टिकल्स। ओके, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें पता चल गया है। मार्क प्राइस लेट अस से 7x और 9x है, और P पे डिस्काउंट दिया है D% का। तो अगर 7x हमारा मार्क प्राइस होगा और D% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट के बाद में, यानी कि डिस्काउंट के बाद में हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 7x इंटू 100 माइनस डी, क्योंकि डी का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100, दिस विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ P। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ Q क्या हो जाएगा? दैट विल बी 9x इंटू D+5 का डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा 100 माइनस D+5, तो दिस विल बी 100 माइनस D माइनस 5, यानी कि 95 माइनस D अपॉन 100। और रेशियो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज रेशियो हमें पता है सेलिंग प्राइस का P और Q का, दैट इज 112/135। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारी चीजें तो कैंसिल हो गई स्ट्रेट अवे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, 7 से काटेंगे 112, 7 1 जा 7 और बचा 42, 7 6 जार 42, 9 से 15 टाइम्स जाएगा 135। इफेक्टिवली हमारा रेशियो आ गया 100 माइनस डी अपॉन 95 माइनस डी इज इक्वल टू 16/15। अब एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, या फिर ये देख लो कि ऊपर हमारा क्या है, ऊपर वैल्यू है हमारा 5 + 95 माइनस डी, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर करा लो, ठीक है। तो 16/15 है, डिनोमिनेटर 15 है हमारा, न्यूमरेटर क्या है 16 है, यानी 15 + 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5। तो 15 यूनिट्स क्या हो जाएगा? अगर 1 यूनिट हमारा इक्वल टू 5 है, 15 यूनिट्स हो जाएगा 75। तो 95 माइनस डी इज इक्वल टू 75। जितना तुम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझोगे उतना कैलकुलेशन अपने लिए आसान रहेगा। तो डी आ गया 20%, और डी 20% आ गया तो D+5 25%, ऑप्शन ई विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है। अदरवाइज फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते और उससे सॉल्व करते कि 1500 माइनस 15D इज इक्वल टू 16 इंटू 95 माइनस 16D। क्लियर है? तो उस तरह से भी सॉल्व हो जाता है, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और अंडरस्टैंडिंग हमारी अगर बेहतर होगी तो कैलकुलेशन को हम अपना मिनिमाइज करेंगे हमेशा। और एग्जाम में ये बहुत ध्यान रखना है कि जितना हम कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेंगे उतना कैलकुलेशन की मिस्टेक्स को भी मिनिमाइज करेंगे। क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? अगर सेशन पसंद आ रहा है उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो डाउट जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पीड्स ऑफ 3 मोटरबोट्स P, Q and R आर इक्वल एंड ऑल कवर 8 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 48 मिनट्स। 48 मिनट्स, 48 मिनट्स मतलब क्या हुआ कि 4/5 आवर में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है मोटरबोट, इजंट इट सो? ठीक है। कब ट्रेवल कर रही है? अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है। तो अगर 4/5 आवर्स में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो स्पीड क्या आ जाएगी अपस्ट्रीम की? अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 8 इंटू 5/4 विच इज 10 किलोमीटर पर आवर। Then we've been given ratio between speed of motorboat and speed of stream is 6:1। तो बोट और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या है? 6:1 का। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? अपस्ट्रीम में आएगी बोट माइनस स्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में आएगी बोट प्लस स्ट्रीम। तो 6 - 1 यानी कि 5, और 6 + 1 यानी कि 7, 5:7 का रेशियो आएगा। और 5 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट की वैल्यू, 2 किलोमीटर पर आवर है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 7 यूनिट्स यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। ओके, 14 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑन फर्स्ट डे P स्टार्ट्स इन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट X to Y। ओके, तो दिस इज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट X to Y एंड विच शिफ्ट्स 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट X ईच डे। यानी कि पहले दिन अगर X से Y का डिस्टेंस D था
ठीक है, डे 1 पे। तो डे 2 पे क्या सिनारियो बनेगा, दिस विल शिफ्ट 9 किलोमीटर्स अवे, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा हमारा d+9। डे 3 पे दिस विल बी d+9+9, यानी d+18, इजंट इट सो? ठीक है, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है P ने स्टार्ट किया पहले दिन, x से y गया, सेकेंड डे पे Q गया फ्रॉम x डाउन स्ट्रीम एंड रीच्ड पॉइंट y इन 4.5 आवर्स। ठीक है, तो सेकेंड डे पे Q गया और पॉइंट y पे पहुंचा 4.5 आवर्स में। एंड थर्ड डे पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, फाइंड द टाइम टेकन बाई r ऑन थर्ड डे टू रीच पॉइंट y। क्या गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम ऑन ईच डे, कोई समस्या नहीं है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन यह है कि 4.5 आवर्स में पहुंच गया था Q, और PQR की भी स्पीड सेम है, इजंट इट सो? तो सेकंड डे और थर्ड डे में डिफरेंस क्या है, 9 किलोमीटर का डिफरेंस है, जो 9 किलोमीटर शिफ्ट हो गया है वाई एक दिन में, इजंट इट सो? ठीक है, और यानी कि 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा आर को, और स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम में 14, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 14, तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो 4.5 आवर्स तो लगता ही लगता, प्लस 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है और स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, तो 9/14 आवर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, 9/14 हमारा कितना है, दिस इज हाफ से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, डेफिनेटली ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी है कि पहले 4.5 आवर से हम डिस्टेंस निकालें, d+9 की वैल्यू निकालें, ठीक है, वहां से d निकालें, फिर d+18 निकालें, फिर उसके बाद में डिवाइड करें 14 से, भाई एंड में तो यही मिलने वाला है ना। ठीक है, तो अननेसेसरी अपने काम को डबल थोड़ी करोगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, मान लो कि 5 के आसपास के बहुत सारे ऑप्शन होते, तो क्या करते? 4.5 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, नाउ 9/14 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7/14 प्लस 2/14 में, और 7/14 क्या है, हाफ है, तो दिस विल बी 5, और 5 प्लस 2/14 यानी कि 5 एंड 1/7 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ रियान इन द प्रॉफिट व्हेन इन्वेस्टिंग द कैपिटल इन अ स्कीम? नाउ इन दिस क्वेश्चन ये डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है ओनली 1 and 2 आर सफिशिएंट, या ओनली 2 and 3 आर सफिशिएंट, एंड सो ऑन। ये तो सारे के सारे डेटा सफिशिएंसी वाले ऑप्शन है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम किन ऑप्शन से, किन स्टेटमेंट से अपना आंसर निकाल सकते हैं, विच स्टेटमेंट्स विल बी सफिशिएंट। So what is the share of Rian in the profit when investing the capital in a scheme? First statement कह रहा है initially Ashok invested rupees 50,000 in a scheme. After 6 months, Ria invested rupees 30,000 in the same scheme with Ashok. ना यहाँ पे एक चीज है, कंफ्यूज करने के लिए नाम बड़े सिमिलर दिए हैं, यहाँ नाम रियान है एंड दिस इज रिया। ठीक है, तो डिफरेंट है दोनों। ओके, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे और हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट शेयर ऑफ रियान इन द प्रॉफिट। नाउ व्हेनेवर दिस इज मेंशन्ड, शेयर ऑफ रियान इन द प्रॉफिट, तो ये एब्सोल्यूट शेयर की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी कभी परसेंटेज शेयर मेंशन होगा तो हमेशा परसेंटेज स्पेसिफिकली लिखा होगा क्वेश्चन में। यहां पे परसेंटेज इज नॉट मेंशन, तो डेफिनेटली दिस इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट शेयर, यानी कि रुपए में कितना प्रॉफिट हो रहा होगा रियान को, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। फर्स्ट में हमें रियान का कहीं जिक्र ही नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहीं पे भी रियान के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, ओनली अशोक एंड रिया आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर श्योर। बट फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या मिल जाने वाला है, अशोक का इन्वेस्टमेंट मिल जाने वाला है, रिया का इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ्स मिल जाने वाला है। ठीक है, सो क्लियरली यहां से हमें अशोक और रिया का ईयर के एंड में प्रॉफिट का क्या शेयरिंग होगा वो तो पता चल जाएगा। अशोक और रिया का प्रॉफिट का शेयरिंग, यानी प्रॉफिट में जो रेशियो आएगा, रेशियो में शेयरिंग या परसेंटेज में शेयरिंग का पता चल जाएगा आपस में। रेशियो ऑफ सेकंड स्टेटमेंट क्या, रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ अशोक टू दैट ऑफ रियान इन द प्रॉफिट इज 10:7। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज गिविंग अस अशोक और रियान का प्रॉफिट का शेयरिंग का रेशियो, और फर्स्ट से हमें मिल रहा है अशोक और रिया का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो, इजंट इट सो? तो फर्स्ट और सेकंड को मिला के हमें अशोक, रिया और रियान का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिल जा रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज तो नहीं मिल रही है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम मिला भी ले रहे हैं, सेकंड अलोन तो नॉट सफिशिएंट है फॉर श्योर, बट फर्स्ट और सेकंड को मिला भी ले रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में रेशियो नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, अगर रेशियो पूछा होता तो ये सफिशिएंट हो जाता, बट अभी दिस इज नॉट सफिशिएंट। और थर्ड कह रहा है रियान अर्न्स रुपीज 780 मोर देन रिया इन द प्रॉफिट, तो रेशियो हमें मिल गया फर्स्ट और सेकंड से, और थर्ड से हमें डिफरेंस भी पता चल गया कि रुपीज 780 ज्यादा अर्न कर रहा है रियान, तो फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड को मिला दोगे तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी। तो दीज थ्री टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन ई इज द आंसर। इज दैट क्लियर?
ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना था इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया है, बाकी सॉल्व करके एक बार देखना है तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई हो गया, ये हमारा लॉक हो गया। क्लियर? देखो, अशोक ने किया है 50,000 50 के, और रिया ने किया है 30 के इन्वेस्ट। ठीक है, और रिया ने किया आफ्टर 6 मंथ्स, तो अशोक ने किया है 12 मंथ्स के लिए और रिया ने किया है 6 मंथ्स के लिए। तो रेशियो क्या आ जाएगा? पहले तो काटा पीटी कर दो इजीली, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है। तो दिस इज 2 और यहाँ पे बचेगा 0 0, ये सबसे कट जाएगा, 5:3 बचेगा। तो 5 2 ज़ा 10, 10:3 का रेशियो आ गया अशोक और रिया का। ठीक है, अशोक और रिया का प्रॉफिट का रेशियो आ गया 10:3, और हमें पता है रियान का, अशोक और रियान का रेशियो क्या है 10:7। तो अशोक आ गया, रिया आ गया, और रियान को RN लिख देते हैं। तो ये 10:3:7 आ गया रेशियो हमारा अल्टीमेटली अशोक, रिया और रियान का। नाउ वी नो रियान अर्न्स ₹780 मोर, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना, 3 यूनिट्स रिया अर्न कर रही है प्रॉफिट, 7 यूनिट्स रियान अर्न कर रहा है, डिफरेंस है 4 यूनिट्स का, और ये जो 4 यूनिट्स का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू ₹780। तो अगर 4 यूनिट्स ₹780 है तो 7 यूनिट्स क्या हो जाएगा, 7/4 इंटू 780। क्लियर है? ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो साथ में मिला के सफिशिएंट है। नेक्स्ट, अ मैन हैज 16 balls with him in 3 colors which are red, green and blue. 3 balls are drawn at random. What is the probability that all are blue? Again, यहाँ भी हमें क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। टोटल 16 balls है विच इज गिवन कि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, दिस टोटल इज 16। ओके, इज दैट क्लियर? फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 balls are drawn at random. What is the probability that all are blue? That all are blue. तो अगर ब्लू बॉल्स हमारी एक्स हैं लेटेस्ट से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर सारी की सारी बॉल्स हमारी ब्लू में से ड्रॉ करें, ये फेवरेबल केस होगा हमारा, तो XC3 और डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स हैं 16, तो 16 से 3, दिस विल बी अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लू। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज ग्रेटर देन 1/8। ये बात कर रहा है अ ब्लू बॉल, यानी कि अगर हम एक ब्लू बॉल ड्रॉ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 1/8 एंड लेस देन 5/16। क्योंकि टोटल बॉल 16 है तो 1/8 को भी 16 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली 2/16 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी और 5/16 से कम होगी। इस बात का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, यानी कि अगर हमारी ब्लू बॉल्स 2 होती हैं एग्जैक्टली तो प्रोबेबिलिटी होती है 2/16, बट 2/16 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही, दैट मीन्स कि ब्लू बॉल्स आर ग्रेटर देन 2, बट प्रोबेबिलिटी लेस देन 5/16 आ रही है, यानी कि अगर 5 ब्लू बॉल्स होती तो हमारी प्रोबेबिलिटी होती 5/16, यानी कि 5 से कम भी है, तो ब्लू बॉल्स 2 से ज्यादा है और 5 से कम है, यानी कि या तो ब्लू बॉल्स 3 होंगी या 4 होंगी। Isn't it so? Also, the number of green balls he has is odd and number of red balls he has is even. तो क्या गिवन है इसके अलावा कि ग्रीन बॉल्स ऑड हैं और रेड बॉल्स इवन है, और टोटल सम हमारा क्या है, टोटल सम 16 है। थिंक अबाउट इट, अगर ग्रीन बॉल्स ऑड है, रेड इवन है, ठीक है, और सम हमारा इवन आना है, तो अगर ग्रीन ऑड है तो डेफिनेटली हमारा ब्लू भी ऑड होना चाहिए, तभी तो सम इवन आएगा, ऑड प्लस ऑड इवन। इजंट इट सो? ठीक है, क्योंकि रेड तो इवन है ही है, तो क्लियरली ब्लू बॉल्स हमारी ऑड होनी चाहिए, दैट इंप्लॉइज की ब्लू बॉल्स एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए। और पहले वाले स्टेटमेंट से हमें ब्लू बॉल्स का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया, और जैसे ही एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया तो हमने एक्स की वैल्यू पता चल गई, काम खत्म हो गया हमारा, हमें डेफिनेट आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, इज दैट क्लियर? और जैसे ही फर्स्ट अलोन सफिशिएंट हमें पता चल गया, ठीक है, तो टुगेदर आर सफिशिएंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अकेला ही सफिशिएंट है, टुगेदर की अगेन जरूरत नहीं है, टुगेदर की अगेन जरूरत नहीं है, तो फिर या तो हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा या फिर ऑप्शन ई आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, probability of drawing red ball is 3/8 which is 1/16 lesser than that of green balls। और यहां पे भी हमें क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी है 3/8 which is 6/16, यानी कि 6 रेड बॉल्स है, और दिस इज 1/16 लेसर देन दैट ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ग्रीन की आ जाएगी 7/16, यानी कि ग्रीन बॉल्स हो गई 7, और यहां से भी डेफिनेटली हमें ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 3 मिल गया, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो सफिशिएंट। थर्ड में कह रहा है इफ ए मैन लॉस्ट 1 बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 1/3। ठीक है, तो अगर एक बॉल लॉस्ट हो जाती है तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 1/3। अगेन हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन होगा, एक ही अननोन होगा, क्योंकि टोटल बॉल 16 है। ठीक है, टोटल बॉल 16 है, अब या तो जो बॉल खोई है वो ब्लू होगी, ठीक है, तो अगर इनिशियली हमारी बॉल्स एक्स है, स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें, इनिशियली हमारी बॉल्स एक्स है, तो अगर एक बॉल खोई होगी तो या तो अब x-1 ब्लू बॉल बचेंगी,
और टोटल होगा 15। नहीं, एक केस ये होगा, isn't it so? और सेकेंड केस हो सकता है कि जो बॉल खोई है वो ब्लू ना हो, कोई और बॉल हो, तो एक्स बॉल्स बचेंगी हमारी ब्लू वाली, और टोटल तब भी 15 होगा। और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमें दी है, एक ही अननोन है, इक्वेशन बनेगी और उस अननोन की वैल्यू आ जाएगी, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो सफिशिएंट। इज दैट क्लियर? तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, एनी वन ऑफ देम इज सफिशिएंट अलोन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A hemispherical bowl is filled with hot water. The contents of the bowl are transferred into a cylindrical vessel whose radius is 50% more than its height. 50% more than its height. तो हमें cylindrical vessel के लिए दिया है, जो रेडियस है 50% ज्यादा है हाइट से, यानी कि रेडियस इज 3h/2, 3h/2 फॉर द cylindrical vessel. Isn't it so? Okay. और hemispherical bowl हमारा filled with hot water है, पूरा फिल है, पूरा फिल्ड है हॉट वाटर से, ठीक है। और हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज 2/3 पाई और आर क्यूब, ठीक है। कैपिटल आर वहां पे लिख दिया, तो यहाँ पे स्मॉल आर लिख दिया, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? दिस इज द वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ डायमीटर ऑफ द बाउल इज सेम एज दैट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, अगर डायमीटर बाउल का सेम है सिलिंड्रिकल वेसल के, यानी कि रेडियस भी सेम ही है, तो दोनों का रेडियस सेम ही हो गया, देन वॉल्यूम ऑफ द हॉट वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल कितना फिलअप होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम रेडियस सेम है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया वॉल्यूम। क्लियर है? और सेकंड वाले में सिलिंड्रिकल वेसल में कैपिटल आर इज 3h/2, और सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या आएगा वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम विल बी, दिस इज लेट अस से V1, दिस इज V2, V2 आ जाएगा हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर तो सेम है, इंटू एच, और एच है हमारा 2h/3, 2r/3, तो वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, विच इज सेम। दोनों का वॉल्यूम एक्जैक्टली सेम आ गया, और अगर वॉल्यूम एक्जैक्टली सेम है तो जितना जब हम पानी ट्रांसफर करेंगे, वाटर ट्रांसफर करेंगे, तो एक्जैक्टली 100% फिलअप हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अगर कम आता है यहाँ पे, ठीक है, अगर कम आता वॉल्यूम सेकंड वाले का, तब तो फिर हमारा ओवरफिल हो जाता, ज्यादा हो जाता पानी सिलिंड्रिकल वेसल में, फिल ही नहीं हो पाता, और अगर ज्यादा वॉल्यूम आता तो डेफिनेटली फिर एक परसेंटेज में आंसर आता, जो हमारे ऑप्शंस गिवन है, बट यहाँ पे क्लियरली इक्वल है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। Next question, hemispherical bowl is joined at one end of the cylindrical vessel and the solid obtained by combining these figures is filled completely with water. इस बार क्या किया, हेमिस्फेरिकल बाउल को ज्वाइन कर दिया है एट वन एंड ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। अब ज्वाइन किया गया तो ज्वाइन तो तभी हो पाएगा प्रॉपर्ली जबकि दोनों का जो डायमीटर है या रेडियस है वो सेम होगा, तभी तो फिट हो पाएगा, इजंट इट सो? तो वो स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा, गिवन दैट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यस मेंशन्ड है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर आर सेम। So this is the scenario now. ओके, उल्टा बनाया है, कुल लाके ग्लास की तरह समझ लो, ठीक है, पलट के रखा हुआ था, बिकॉज ऐसे में फिल कैसे करोगे, फिल कहाँ से करोगे, ठीक है, तो उल्टा बनाया, बट बात समझ लेना। इफ अ ड्रेन पाइप इज कनेक्टेड टू इट, देन पाइप विल एम्प्टी 539 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन 1 मिनट, in 1 minute. If radius of the solid is 21 centimeter, so what time whole of the water will be emptied from the solid? ठीक है, इसको सीधा ही बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दिस इज अवर सिलेंडर, दिस इज हेमिस्फेयर, और क्या गिवन है हमको? रेडियस ऑफ द सॉलिड इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज 21, एंड वी नो कि हाइट क्या होगा, हाइट 2/3 होगा, 2/3 होगा, तो हाइट हमारा आ जाएगा 21 इंटू 2/3 विच इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? वॉल्यूम क्या आएगा इस पूरे के पूरे सॉलिड का? थिंक अबाउट इट। क्या वॉल्यूम निकालने के लिए हम सिलेंडर का अलग निकालेंगे और स्फेयर का, हेमिस्फेयर का अलग निकालेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी नो कि हेमिस्फेयर और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम आने वाला है। अगर डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम आने वाला है, इजंट इट सो? तो वॉल्यूम सेम आने वाला है, तो बस स्ट्रेट अवे हम हेमिस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, विच इज 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि क्लियरली हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। ये डाउट नहीं करना कि कहां से आया ये चीज, ठीक है। तो नाउ दिस इज 4/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर क्यूब, और आर हमारा है 21, तो दिस इज द वॉल्यूम,
और क्वेश्चन कह रहा है कि 539 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिनट में ही एम्प्टी कर ले रहा है पाइप, तो कितना टाइम लगने वाला है, हाउ मच टाइम विल बी देयर। ओके, तो डिवाइड करना पड़ेगा 539 से, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेट अस से टी टाइम में एम्प्टी करेगा, तो इक्वेशन हमारा बनेगा दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 539, 1 मिनट में कर रहा है तो 539 इंटू टी, और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो टी विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 ठीक है, या तो ऐसे लिख दो। एक सेकंड, इतना क्यों लिखें आखिर, वो यहीं पे काटा पीटी कर देते हैं ना, तुम लोग के लिए लिख रहा था बट जरूरत नहीं है, वहीं पे काटा पीटी करते हैं, इजीली हो जाएगा। 539 है, 21 से जाएगा क्या, पहले तो 7 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, देन 21 से कितनी बार जाएगा ये 21 2 ज़ा 42 नहीं जा रहा है, तो 7 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बचा, और 7 से 7 7 ज़ा 49 77 बचा। ओके, 77 बचा। फिर इसके बाद में 22 11 से जाएगा, 11 से 7 टाइम्स जाएगा, अगेन 7 बच गया है, 3 बचा है यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 9 इज द आंसर विच इज 72 मिनट्स। ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bag has 24 yellow, pink and blue balls. Number of each ball is different in the bag and difference between number of blue balls and yellow balls is same as the difference between number of yellow balls and pink balls. Okay. तो हर एक बॉल का जो नंबर है यानी कि पिंक, येलो और ब्लू का, दैट इज डिफरेंट, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू एंड येलो इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ येलो एंड पिंक, और येलो बॉल्स पिंक से ज़्यादा है, तो येलो माइनस पिंक इज इक्वल टू जो ब्लू और पिंक का डिफरेंस है, ब्लू और येलो का डिफरेंस है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर येलो बॉल्स हमारी पिंक से ज़्यादा हैं, तो क्या हमारा येलो बॉल्स ब्लू बॉल से भी ज़्यादा हो सकती हैं? क्या ज़्यादा हो सकती हैं? क्योंकि अगर येलो बॉल्स हमारी ब्लू से भी ज़्यादा हुई, अगर ऐसा हुआ, तो क्लियरली हमारी पिंक और ब्लू इक्वल हो जाएंगी, जबकि ये हो नहीं सकता बिकॉज सारी बॉल्स डिफरेंट है, इजंट इट सो? और अगर ये बात है तो क्लियरली हमारी ब्लू बॉल्स येलो बॉल्स से ज़्यादा होंगी, इजंट इट सो? तो येलो माइनस पिंक विल बी ब्लू माइनस येलो, इजंट इट सो? और इफेक्टिवली ये एक हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, नंबर ऑफ बॉल्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, क्लियरली 2 टाइम्स येलो बॉल्स इज इक्वल टू पिंक प्लस ब्लू। एपी बनेगी जिसमें कि मिडिल टर्म हमारा क्या है, येलो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर समझ जाओगे तो ठीक है, मिडिल टर्म हमारा येलो है, और जैसे ही हमें पता चल गया मिडिल टर्म हमारा येलो है, तो क्लियरली येलो नंबर ऑफ येलो बॉल्स हमारी एवरेज होंगी पिंक और ब्लू का, यानी कि 8 बॉल्स होंगी, 24 टोटल है, येलो प्लस पिंक प्लस ब्लू 3 क्वांटिटीज है, 24/3 यानी कि 8 येलो बॉल्स होंगी, 8 येलो होंगी, टोटल 2y आ जाएगा 16। ठीक है, पिंक प्लस ब्लू हमारा 16 है, बट येलो बॉल्स हमारी 8 है, येलो बॉल्स का डेफिनेट हमें अमाउंट पता चल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 पिंक बॉल फ्रॉम द बैग इज ग्रेटर देन 1/5 एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर मैक्सिमम इन द बैग। फाइन, एनीवे हमें पता ही था नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स मैक्सिमम है, ठीक है, दिस इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 येलो बॉल्स फ्रॉम द बैग। नाउ थिंक अबाउट इट, 2 येलो बॉल्स फ्रॉम द बैग को सेलेक्ट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का एक ही प्रोबेबिलिटी आने वाली है, बिकॉज येलो बॉल्स तो फिक्स्ड हो गई हमारी, 8 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ब्लू के लिए चेंज हो सकती है और पिंक के लिए चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनका नंबर हमें हमारे लिए फिक्स नहीं है, वो तो वेरी कर सकता है कि हो सकता है पिंक 7 हो, ब्लू 9 हो, या पिंक 6 हो, ब्लू 10 हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, पिंक 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, या 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, सॉरी 8 और 10 कहाँ से आ गया, 6 और 10 हो सकता है, ठीक है, या फिर 5 और 11 हो सकता है, एंड सो ऑन, उसके लिए कंडीशंस गिवन होगी, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 येलो बॉल्स फ्रॉम द बैग, तो येलो बॉल्स टोटल 8 है, तो 2 येलो बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 में से 2 सेलेक्ट करें और डिवाइड बाई टोटल 24 में से 2 सेलेक्ट करें, 8c2 अपॉन 24c2, तो दिस विल बी 8 इंटू 7 बाई 2 डिवाइड बाई 24 इंटू 23 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 3 टाइम्स जाएगा, तो 7/3 इंटू 23 यानी 7/69 विल बी द आंसर। ऑप्शन ऑप्शन ए क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A tank has m inlet pipes and n outlet pipes. The tank has the capacity of 720 liters. When all the pipes are opened, it takes 12 minutes to fill the tank. 12 मिनट्स में टैंक हमारा फिल हो जाता है, कैपेसिटी है 720 लीटर्स की, तो यानी कि 1 मिनट में कितना फिल हो रहा होगा, 720/12 60 लीटर्स पर मिनट। और ये कब हो रहा है, जबकि m आर इनलेट पाइप्स और n है आउटलेट पाइप्स। इनलेट पाइप्स क्या है, फिल कर रहे होंगे, और आउटलेट पाइप्स तो खाली कर रहे होंगे, इज दैट इट सो?
ठीक है, तो अगर एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी हम x मान लेते हैं और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी अगर हम y मान लेते हैं, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा mx माइनस ny एंड दिस इज इक्वल टू 60। m पाइप्स फिल कर रहे हैं, ठीक है, और n पाइप्स जो आउटलेट पाइप्स हैं वो एम्प्टी कर रहे हैं। mx माइनस ny इज इक्वल टू 60 लीटर्स पर मिनट। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। देन कह रहा है आउटलेट अगर फ्लो रेट हम इंक्रीज कर दें 50% से, यानी 1/2 से आउटलेट फ्लो रेट हमारा इंक्रीज कर जाए। ओके, तो यानी कि mx था माइनस ny था, अब आउटलेट फ्लो रेट अगर हमने इंक्रीज किया सारे के सारे पाइप्स के लिए, तो यानी कि ny/2 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इजंट इट सो? देन टैंक विल नेवर बी फिल्ड और नॉर बी एम्प्टीड, यानी कि फिर ना तो टैंक फिल होने वाला है ना तो खाली होने वाला है। और अगर टैंक ना तो फिल होने वाला है ना खाली होने वाला है, का मतलब ये हुआ कि जितना उसमें इनलेट आ रहा है, जितना उसमें पानी आ रहा है, उतना ही पानी जा भी रहा है। सो दिस टोटल विल बी इक्वल टू जीरो। दिस टोटल विल बी इक्वल टू जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी और सेकेंड इक्वेशन ही बन गई। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, और अगर इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो क्लियरली वी नो कि mx माइनस ny तो अभी भी 60 ही है। दिस इज स्टिल 60, तो 60 इज इक्वल टू ny/2। राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो यहां से ny की वैल्यू हमें मिल गई n इंटू वाई की, दैट इज 120। दैट इज 120। और अगर n इंटू वाई हमारा 120 है, तो क्लियरली mx को 180 होना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस 60 आएगा। mx को 180 होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड इफ द इनलेट फ्लो रेट इज इंक्रीज्ड बाय 16 एंड 2/3%, यानी 1/6 से इंक्रीज करोगे। और अगर 1/6 से इंक्रीज करोगे 180 को, 1/6 कितना होगा? 30 होगा। तो नया इनलेट फ्लो रेट क्या हो जाएगा? दैट विल बी 180 प्लस 30, यानी कि 210। ठीक है, इज इनलेट फ्लो रेट टोटल सबका मिला के। और आउटलेट अभी भी सेम है, 120 है, तो 210 माइनस 120 यानी कि 90 इज नाउ नेट फ्लो रेट, 90 लीटर्स पर मिनट। और क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टाइम में टैंक फिल होगा, तो 720 टोटल है कैपेसिटी, 720/90 यानी कि 8 मिनट्स में टैंक विल बी फिल्ड अप। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगर सिर्फ हमारा इनलेट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो स्ट्रेट अवे अगर 1/6 से बढ़ा रहे होते, तो हमें पता है कि 1/6 से जब तुम फ्लो को बढ़ाओगे तो क्लियरली जो हमारा टाइम है वो कितना हो जाएगा? वो 5/6 हो जाएगा। आई मीन 5/6 नहीं होगा, 1/6 से बढ़ा रहे हो, तो अगर पहले 6 था तो अब 7 हो जाएगा। इजंट इट सो? तो अगर 6 और 7 हमारा फ्लो रेट का रेशियो है, ठीक है, स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? ठीक इसका ऑपोजिट आ जाएगा, 7:6 आ जाएगा, यानी कि 6/7 हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू का 6/7 हमारा टाइम हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जबकि हमारा सिर्फ इनलेट होता, आउटलेट का चक्कर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इनलेट भी है और आउटलेट भी है, इसलिए हमको प्रॉपर्ली सॉल्व करके ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is, if a group of 6 men can complete a work in 12 hours less than the time taken by a group of 4 women, which of the following given ratio of their efficiency can give us the value of time in positive number? The value is given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which it is given to make the above statement true. ऑब्वियसली बात है कि हमें टाइम तो पॉजिटिव ही चाहिए, टाइम नेगेटिव तो होना नहीं है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? ग्रुप ऑफ 6 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 hours लेस देन द टाइम टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ 4 वुमेन। तो अगर एक मैन की एफिशिएंसी हम m मान लेते हैं, एक वुमन की w मान लेते हैं, तो वी नो की वर्क क्या आ रहा है फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में। ठीक है, फर्स्ट केस में वर्क क्या आएगा? 6 men आर कंप्लीटिंग अ वर्क इन t 12 hours लेस देन द टाइम टेकन। तो 12 hours लेस में, यानी कि लेटर से t-12 में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 4 वुमेन t टाइम में कंप्लीट कर रही हैं। दिस इज इक्वल टू 4w इंटू टी, और दोनों केसेस में वर्क तो इक्वल होगा। ये इक्वेशन बनेगा हमारा। इज दैट क्लियर? 6 men इंटू t-12 इज इक्वल टू 4 वुमेन इंटू टी, एंड दिस इज अवर वर्क। दिस इज अवर वर्क का इक्वेशन, एंड हमें टी टाइम को पॉजिटिव करना है और हमें ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, तो हमें इक्वेशन को प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन से देखो दो काम कर सकते हो, या तो तुम मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो ले लो। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमेन करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? दिस विल बी 4t अपॉन 6 इंटू t-12। 2 से काटोगे ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, तो 2t अपॉन 3t-36। और अब मैन और वुमेन की वैल्यूज को देख के देखो कि किस केस में टी पॉजिटिव आएगा। इजंट इट सो? किस केस में टी हमारा पॉजिटिव आने वाला है? क्लियर है? कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे केसेस में हम चेक करेंगे। ठीक है, मैन और वुमेन कर सकते हैं 6/5। ओके, तो इक्वेशन हमारा जैसे पहले वाला केस लें, फर्स्ट केस लें, 6/5 इज इक्वल टू 2t
अपॉन 3t माइनस 36, तो आ जाएगा 18t माइनस 216 इज इक्वल टू 10t। 8t इज इक्वल टू 216, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, क्लियरली पॉजिटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में 2/3 रख रहे हैं, 2/3 इज इक्वल टू 2t अपॉन, एक सेकेंड, 2t प्लस t माइनस 36 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो t माइनस 36 अगर ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 2t है तो नीचे दिस t माइनस 36 विल बी इक्वल टू t, तभी तो मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू अगेन पॉजिटिव मिल जाएगी। अगर t माइनस 36 इज इक्वल टू t, तो 2t इज इक्वल टू 36, t आ गया 18, क्लियरली मिल रहा है पॉजिटिव, तो ये भी सेकंड वाला केस भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली थर्ड, 5/2 इज इक्वल टू 2t अपॉन 2t प्लस t माइनस 36, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे इफेक्टिवली, इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, दिस विल बी 5 इंटू 3t यानी कि 15t माइनस 180 इज इक्वल टू 4t। तो यहाँ से भी t की वैल्यू में पॉजिटिव मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर में आए फ्रैक्शन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी काम कर रहा है, ओके, ये भी काम कर रहा है हमारा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एक सेकेंड, हम t 15t माइनस 180 इज इक्वल टू 4t, 11t इज इक्वल टू 180। अच्छा, सेकंड वाले केस में, एक सेकंड, अगर हमारा t इज इक्वल टू 18 आ रहा है तो वैल्यू तो निगेटिव आ जाएगी ना नीचे। हाँ हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, 2t/2t प्लस t माइनस 36, तो जैसे ही t इज इक्वल टू 18 आएगा तो वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी, इजंट इट सो? तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा हमारा, t इज इक्वल टू 18 जैसे ही फिट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो ऊपर तो आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 36 माइनस 18 आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वैसे भी t माइनस 36 इक्वल टी करोगे तो t तो जीरो आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, t माइनस 36 को इक्वल टू t करोगे तो t से तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 36 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इज इट क्लियर? ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ये है कि जब हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू रख के देखने की कोशिश करते हैं, टाइम भी लग रहा है हमारा, गलती होने का भी स्कोप है, ठीक है, ये क्लियरली देख पा रहे हो। तो बेटर अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए कि जब भी हमें कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन है, एक तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा टाइम टेकिंग होंगे, बट एग्जाम में कई बार हमको करने पड़ेंगे, कई बार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर डिफिकल्ट एग्जाम होगा और सारे क्वेश्चंस लेंदी आए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बेटर अप्रोच क्या है ऐसे किसी भी केस में? हमें, हमारी मेन कंडीशन क्या है कि हमको टाइम चाहिए पॉजिटिव, टाइम की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, टाइम की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। तो क्या हम कर सकते हैं कि हम पूरी की पूरी इक्वेशन को टाइम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, यानी कि टाइम के सारे टर्म्स को एक साइड में लेके आ जाएं। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 6mt माइनस 72m that is equal to 4wt, okay, now this is 6m minus 4w into t is equal to 72m। तो t आ गया हमारा 72m अपॉन 6m माइनस 4w, या फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 36m अपॉन 3m माइनस 2w। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर हमें टाइम चाहिए पॉजिटिव तो 3m माइनस 2w को पॉजिटिव होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इजंट इट सो? तो बस इतनी ही कंडीशन रहेगी। अब सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं रेशियो को सीधे यहाँ पे पुट करके देख लो। तो जब हमारा m माइनस m को 6 रखोगे और w को 5 रखोगे तो दिस इज 18 माइनस 10, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, 18 माइनस 10 ग्रेटर देन 0 आएगा, फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में 2 और 3 रखोगे तो 2 में आ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 6, ये तो 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड वाले में 5 और 2 तो 15 माइनस 4, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ वाले में 8 एंड 5 तो क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। 8 3 24 माइनस 10, so this is also greater than 0, this is also satisfying. First, third and fourth will be the answer, option D. So this approach is much logical and much better. Is that clear? तो हमेशा जब भी हमें अगर कोई ऐसा कंडीशन है कि टाइम को पॉजिटिव बनाना है या किसी और वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, तो जिसको पॉजिटिव बनाना है सारे के सारे टर्म्स को उसके अकॉर्डिंग सेट करो और बाकी वैल्यूज को फिट करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा और गलती होने का जो स्कोप है वो भी कम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B started a business in which initial capital of A is rupees not given and the ratio of initial capital of A to B is 2:3. A और B का जो इनिशियल कैपिटल का रेशियो है दैट इज 2:3। ओके, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम कि A का इनिशियल कैपिटल है 2x
और बी का है 3x। फिर हमें गिवन आफ्टर 2 months फ्रॉम द स्टार्ट अनदर पर्सन सी ज्वाइंस विद इनिशियल कैपिटल, अगेन नॉट गिवन। और आफ्टर 6 months 6 more months बी विड्रॉज हाफ ऑफ इट्स कैपिटल एंड रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year फ्रॉम द बिजनेस इज 4:5:4। फिर हमें वैल्यूज फिल इन करनी है। तो सी के लिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से कि वाई उसने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एक्स से तो कनेक्शन है नहीं, ए और बी से कोई कनेक्शन में गिवन नहीं है, कनेक्शन लास्ट में गिवन है तो वो तो निकल आएगा। ठीक है, स्टार्ट में समझ में आया 2x है 3x है, और सी ने 2 महीने के बाद में इन्वेस्टमेंट किया है, और फिर बी विड्रॉ करता है इन्वेस्टमेंट को, सी ने विड्रॉ तो नहीं किया है, तो सी का इन्वेस्टमेंट रहेगा 10 months के लिए। दिस इज कैपिटल इन्वेस्टेड, और टाइम कितना रहा, सी के लिए 10 months, ए के लिए 12 months, और बी के लिए, क्योंकि बी ने 6 महीने के बाद में 6 more months, वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है, आफ्टर 6 more months, किसके more months, 2 महीने के बाद 6 और महीने, यानी कि स्टार्ट से 6 महीने ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 2 महीने बाद सी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके 6 months के बाद में, यानी टोटल 8 months के बाद में बी ने जो डिफरेंस किया है, अपना कैपिटल हाफ विड्रॉ किया है, वो 8 months के बाद में विड्रॉ किया, यानी कि 8 months तक तो 3x रहा, और उसके बाद में कितना रहा, 1.5x बचा, क्योंकि विड्रॉ कर लिया 1.5x। ठीक है, विड्रॉ किया तो हमें सब्ट्रैक्ट किया 1.5x यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 1.5x बचा, अब ये 4 months के लिए रहा, तो नेट में कितना मामला बना, 2x इंटू 12 24x, ये का टोटल जो शेयर आएगा प्रॉफिट में। बी के लिए आएगा 3x इंटू 8 24 प्लस 6 30x, और सी के लिए आ जाएगा 10y, तो 24x 30x एंड 10y। Now this ratio is clearly 4:5, यहाँ तो 4:5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये गिवन है 4:5:4, यानी कि इन दोनों का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो इक्वल है, प्रॉफिट का रेशियो इक्वल है, यानी कि 24x और 10y इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये इक्वल आएगा रेशियो। और यहाँ से x और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, x/y विल बी 10/24 और 5/12। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि अगर गिवन वैल्यूज हम a का रेशियो, a ने जो इन्वेस्टमेंट किया है और सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उनका रेशियो में निकालना है, और ए ने इन्वेस्टमेंट वो एक्स नहीं किया है, 2x किया है, 2x किया है, तो 2x/y का रेशियो आ जाएगा 10/12 या 5/6। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा 5/6 रेशियो आ रहा होगा वो हमारा सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेंगे। फर्स्ट में आ रहा है 30/36 5/6 आ रहा है, सेकंड में 5/6 आ रहा है, थर्ड में 5/6 आ रहा है, फोर्थ में भी 5/6 आ रहा है, सभी में 5/6 आ रहा है, तो इफेक्टिवली ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑप्शन ई, क्योंकि कोई भी और कंडीशन तो है नहीं इसके अलावा, सिर्फ ये कंडीशन था। क्लियर है, ओके, तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनालाइज द पैटर्न ऑफ सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो हमें एक सीरीज में पैटर्न गिवन है 235 156 477 958 एंड 959, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट कि अगर हम 4 से सीरीज को स्टार्ट करते तो हमारा लास्ट नंबर क्या होता। तो पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, 235 156 477 958 959। अब इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि स्टार्ट में तो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, Isn't it so? 2 से 35 पे जंप किया, 35 से 156 पे जंप किया, 156 से 477, तो धीरे धीरे क्या है, जंप हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, स्पेशली लास्ट में देखो, लास्ट में 958 से 959, यानी कि सिर्फ एक का ही जंप आया, सिर्फ 1 का ही जंप आया, और उससे पहले ऑलमोस्ट डबल हुई है वैल्यू, ऑलमोस्ट डबल हुई है, उससे पहले ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुई है, उससे पहले ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुई है। तो क्लियरली यहाँ पे जो कनेक्शन है वो संभव कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कनेक्शन है, एडिशन का तो नहीं है, कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कनेक्शन दिख रहा है। 958 से अगर हम 959 पे जा रहे हैं तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 958 को, और फिर 1 ऐड कर रहे हैं। 477 से अगर 958 पे जाना है तो पहले तो मल्टीप्लाई करो 2 से, बिकॉज ऑलमोस्ट डबल है। 477 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 472 940 प्लस 14 954 आ गया, तो यानी कि 4 ऐड करना पड़ेगा हमें, इंटू 2 प्लस 4। ओके, तो कुछ तो कनेक्शन दिख रहा है, शायद में भी जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 1 1 का स्क्वायर हो सकता है, तो दिस कुड बी अ पॉसिबल केस। लेकिन देख लेते हैं एक और को वेरीफाई करने के लिए। 156 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 450 प्लस 18 468 प्लस 9 ऐड करना पड़ेगा, तो यस दिस इज 3 का स्क्वायर। तो क्लियरली इससे पहले वाला नंबर हमारा होना चाहिए इंटू 4 प्लस 16, तो इंटू 4 आ रहा है 140 प्लस 16, यस दैट इज मैचिंग। दिस शुड बी इंटू 5 प्लस 25, यानी कि 10 प्लस 25 35, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो एक्जैक्टली यही पैटर्न है हमारा, यही सेम हम फॉलो करेंगे 4 में। तो 4 इंटू 5 प्लस 25 करोगे, यानी कि 20 प्लस 25 आएगा 45, देन इंटू 4 प्लस 16 करेंगे, 45 इंटू 4 180 प्लस 16 196, देन इंटू 3
प्लस 9, 196 इंटू 3 कितना आएगा? दैट आएगा 4, 200 माइनस 4 है तो 600 माइनस 12, 180, 588 प्लस 9, 597, देन इंटू 2 प्लस 4 करोगे, 1200 माइनस 3 है, 1200 सॉरी 600 माइनस 3 है तो 1200 माइनस 6 प्लस 4, 1200 माइनस 2 यानी कि 1198, और फिर करेंगे इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1199 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेट। आई बिलीव ये सेशन आपको पसंद आया होगा और अप्रिशिएट कर पा रहे होगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे थे, लेवल अच्छा था, तो डेफिनेटली किसी क्वेश्चन में डाउट रह सकता है, तो जो भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप CADZAT MBA। That is all for this session. Bye bye. Take care.